सुधीर कॉलोनी के पार्क में बैठा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके हम उम्र मित्र थोड़ी गपशप मारकर अपने अपने घरों को जा चुके थे, किंतु आज उसके पैर नौ मन के हो रहे थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संध्या के धुंधलके में उसके समक्ष पिछले 30 वर्ष चलचित्र की भांति चल पड़े थे। बैंक की नौकरी, फिर सुशील पत्नी का आगमन और तभी बैंक से लोन लेकर घर बनवाना, नए घर में पहले पुत्र का जन्म। लड्डू बांटते वह थकता नहीं था। पिता बनने का सुख, वह भी पुत्र का पिता, हमारे समाज में गर्व माना जाता है। अभी 2 वर्ष भी ना बीते थे कि दूसरा पुत्र भी हो गया। गर्व से छाती फूल गई थी सुधीर की। 2 बेटों का बाप। प्रसन्नता के मारे सुधीर और उसकी पत्नी के धरती पर कदम नहीं पड़ते थे। दोनों पुत्रों का नामकरण बहुत धूमधाम से किया था, शादी की तरह खर्चा किया था। अजीत और सुजीत समय के साथ साथ बढ़े। अजीत इंजीनियर बना, लेकिन सुजीत ने पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाई, केवल बीए करा। अजीत की एक अच्छी नामी कंपनी में नौकरी लग गई। वह हैदराबाद चला गया। उसका विवाह, फिर उसके 2 प्यारे से बच्चे हुए। सुधीर पत्नी के साथ उसके घर 3-4 बार रह आए थे, किंतु अपना घर, अपना शहर, अपना पड़ोस, अपने दोस्त, इन सबको व्यक्ति घर से दूर रहकर बहुत याद करता है। सो वे वहाँ अधिक देर तक नहीं रह पाते थे। अपने घर वापस आकर ही उन्हें चैन आता था। सुजीत कभी कहता उसे एक वैन दिला दो, चलता फिरता फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलना चाहता है वह, तो कभी वह गिफ्ट शॉप खोलने की बात कहता। आखिरकार अपने प्रोविडेंट फंड से लोन लेकर सुधीर ने उसे ऑडियो वीडियो कैसेट की दुकान अपनी कॉलोनी की ही मार्केट में खुलवा दी। उसी का फैशन था उन दिनों। फिर सुजीत का विवाह हो गया। सुधीर ने सोचा गंगा नहा गए, सब तरह से जीते जी अपनी जिम्मेदारियां नौकरी रहते ही पूरी कर ली। सुजीत की दुकान अच्छी चल पड़ी थी, घर में खुशहाली छा गई थी। सुधीर ने कभी भी सुजीत से पैसों की बाबत कोई बात नहीं की और ना ही सुजीत ने अपने पापा को कभी कुछ बताया। अजीत ने भी कभी माँ बाप को एक पैसा नहीं भेजा। सुधीर ने एक बार पत्नी से इस विषय पर बात की तो वह झट से बोली, हमने पैसे क्या करने हैं, हमें क्या कमी है, बच्चों की अपनी ज़रूरतें ही पूरी हो जाए, आज की महंगाई के दौर में यही क्या कम है। सो बात आई गई हो गई। सुजीत ने अपनी शादी से पहले अपने मम्मी पापा का बेडरूम लेने की जिद की तो सुधीर को यह बात बेतुकी लगी, किंतु तब भी सुजीत की माँ ने मनवा लिया कि बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है, बच्चों के कोई अरमान अधूरे ना रह जाए। शादी के साल के भीतर ही सुजीत की बेटी हो गई। माँ का सारा समय बहू की सेवा व बच्चे की देखरेख में व्यस्त रहने लगा। बहू घर के काम से जी चुराती थी, ऊपर से काम वाली बाई भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी चली गई। माँ दमे की मरीज थी, वो बेहद थक जाती, कमज़ोर थी, शीघ्र ही बिस्तर से लग गई। तभी सुधीर भी रिटायर हो गए। वो पत्नी की दवा दारू आदि देखने लग गए, पर होनी को कौन टाल सकता है। 3 महीनों में ही वह स्वर्ग सिधार गई। बच्चों व बाप के बीच माँ सेतु बनी रहती थी। सो अब सुधीर एकदम अकेले पड़ गए। अजीत माँ के निधन पर सपरिवार आया, बहुत दुखी था, किंतु वह पापा को साथ चलने के लिए कहने की औपचारिकता भी नहीं निभा सका। सुधीर तो वैसे भी जाने वाले नहीं थे, पर खैर, हमारे समाज में पुरुष का विधुर जीवन औरत के विधवा होने की अपेक्षा अधिक करुणामय होता है। पुरुष ने जीवन पर्यंत स्त्री पर हुक्म चलाया होता है, वह बहू बेटों से समझौता नहीं कर पाता, जबकि विधवा स्त्री घर के कामकाज, पोते पोतियों के पालन, सत्संग आदि में मन लगा समय काट लेती है। सुधीर की स्थिति बहुत करुणामय हो गई थी। सुजीत की साली विदेश से 10-15 दिनों के लिए बहन के घर आई। सुजीत ने पापा को लॉबी में कुछ दिनों के लिए सोने की प्रार्थना की। वे मान गए। आज घर के मालिक से दोनों बेडरूम छिन गए। वे हॉल में दीवान पर सोने लग गए।
पर सुधीर के मन पर गांठ सी पड़ गई। बहू की माँ भी आ गई। वह नातिन को लेकर सुधीर के बेडरूम में सोने लग गई, क्योंकि बहू को दूसरा बच्चा होना था। बेटा हुआ। घर खुशियों से भर उठा। बहू के मायके वालों का मेला लगा रहा। उन दिनों लॉबी में भी भीड़ लगी रहती। सुधीर कभी लॉबी में लेटते तो कभी बेडरूम में। रात देर तक सभी बैठे गप्पे मारते। उनकी उम्र या उनके आराम के बारे में कोई भी नहीं सोचता। पत्नी होती तो सोचती। वे उसके बिना असहाय हो गए थे। वह अपने मन की बात किससे कहे। सुजीत अपना खून था, पर कितना बेगाना। दिल की गांठ पर और गांठ पड़ रही थी। उस दिन सुधीर ने दांत निकलवाए थे, सो उसे छोड़ सब घूमने चले गए। वह पीछे से अखबार पढ़ता रहा। दोपहर 2:30 जोरों की भूख लगी। फ्रिज में देखा, वहाँ कुछ भी नहीं पका रखा था। हाँ, ब्रेड रखी थी। 2-3 पीस खा लिए। रात 8 सबकी वापसी हुई। किसी को उसकी चिंता ही नहीं थी। उनके साथ ढाबे की दाल व तंदूरी रोटी भी थी। अपने दांतों के दर्द के कारण सुधीर ने कहा कि उसे मूंग की दाल और नरम सी रोटी बना दो। इतना सुनना था कि बहू ने बर्तन पटकने के साथ साथ चिल्लाना भी शुरू कर दिया। सुधीर बिना कुछ खाए पिए जाकर चुपचाप लेट गए। सुजीत, उसका अपना खून, सब कुछ देख सुन रहा था। पापा की हालत भी समझ रहा था, पर शायद अपनी पत्नी से कुछ कहने का साहस वह नहीं जुटा पा रहा था। सुधीर के दिल पर फिर एक गांठ पड़ गई। उसका दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। वह दिन पर दिन पत्नी की कमी बहुत महसूस होने लगा था। अजीत का फ़ोन आए बहुत दिन हो चुके थे। सुधीर ने उसे फ़ोन किया। औपचारिक हालचाल के सिवाय और कोई बात नहीं हो सकी। उसने एक बार भी नहीं कहा कि पापा, आप कुछ दिनों के लिए हमारे पास आकर घूम जाओ। सुधीर सोचता कि सरकार ने रिटायर करके निकम्मा कर दिया। घर वाले उसे घर में देखना नहीं चाहते। सब्जी दूध लाना बाजार का काम करवाते हैं, जो काम उसने कभी नहीं किए थे। पर फिर भी धुतकार, तिरस्कार। आखिर वह कहाँ जाए अपना घर छोड़कर। बहुत बड़ा सवाल था सामने। पिछले जख्म अभी सूखे भी ना थे कि अचानक एक दिन सुबह नींद जल्दी ना खुलने के कारण सुधीर दूध लेने नहीं जा सका। असल में सारी रात खांसी ने उसे परेशान किया, तो तड़के जाकर कहीं उसकी आंख लगी। उस पर बहू ने तो घर को सिर पर उठा लिया। सुजीत जाकर पैकेट का दूध ले भी आया, परंतु बहू ने जलीकटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुधीर के दिल पर गांठ पड़ने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक दिन बहू टीवी उठाकर अपने कमरे में ले गई। वहाँ एसी में बैठकर टीवी प्रोग्राम देखते होते थे। वे लोग खाना भी वहीं खाते थे। अब सुधीर खबरें भी ना सुन पाता था। अब अपने लिए उसने एक ब्लैक एंड वाइट टीवी लाने की सोची और सोचा कि करने दो बच्चों को अपनी खुशी का। स्कूलों में छुट्टियां हो रही थी। अजीत एक हफ्ते के लिए सपरिवार आ रहा था। सुधीर को लगा जीवन में बाहर कदम रख रही है, परंतु तभी उन पर एक गाज गिरी। उनका बिस्तर लॉबी से उठाकर गराज, जिसमें कार कभी ना आ पाई थी, में लगा दिया गया। वे फटी आंखों से सुजीत का मुंह तकने लगे। सकपकाकर सुजीत झटपट बोला, पापा, भैया, भाभी व बच्चे आ रहे हैं। बेडरूम में भाभी व भैया और लॉबी में बच्चे सोएंगे। यहाँ शांति है, आप चैन से सोना। आपको थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। रात की गाड़ी से अजीत का परिवार आ पहुंचा। जब औपचारिक हालचाल पूछना समाप्त हुआ तो सुधीर सोने गए। पापा को गराज में सोते देखकर अजीत का मन विचलित हो उठा, लेकिन वह किस मुंह से कुछ कहता। वह स्वयं तो पापा को ले जा नहीं सकता था। उसका फ्लैट छोटा था और बीवी बच्चों को अपने आप में रहने की आदत सी हो गई थी। फिर पापा की खांसी की आवाज़ में वो सब रात को सोएंगे कैसे। यहाँ सुजीत तो सुबह 8 बजे उठता है और 10 बजे आराम से दुकान पर जाता है, जबकि वह सुबह 7 बजे नौकरी पर चला जाता है। अजीत को पापा से प्यार तो बहुत है, लेकिन उसकी अलग तरह की मजबूरियां हैं। सो वह सब देखकर भी चुप रहा। दबे होठों से
एक दिन उसने इतना अवश्य कहा कि उसका गुजारा उस छोटे से फ्लैट से मुश्किल से हो रहा है। यदि उसे भी उसके हिस्से के पैसे मिल जाते तो वो भी वहीं पर मकान ले लेता। इतना सुनते ही सुजीत व उसकी पत्नी सारा दिन मुंह फुलाए रहे। खैर वो लोग चले गए बिना किसी फैसले के। उनके जाने के कोई 4 महीने बाद गर्मियों में सुजीत सपरिवार अपने किसी मित्र व उसके परिवार के साथ 15 दिनों के लिए शिमला चला गया। एक बार भी उसने पापा को साथ चलने को नहीं कहा, उसका मन रखने को ही कह देता, बल्कि जाते हुए वे दोनों बेडरूम बंद कर गए। गर्मी जोरों पर थी। हमेशा की तरह सुधीर शाम की सैर के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठे सब याद कर रहे थे। बढ़ते धुंधलके के साथ साथ धीरे धीरे सभी मित्र अपने घरों को चले गए। इसके विपरीत सुधीर आज चुप था। उसके भीतर की गांठें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो एक नया रूप धारण करना चाह रही थी। वह सोचने लगा, उसने इतना बड़ा घर अपने लिए बनाया था, अपने परिवार के सुख के लिए। आज उसी घर में उसी के लिए जगह नहीं बची और न ही परिवार के नाम पर कोई व्यक्ति। तो फिर क्या है यह सब? ढेर सारी गांठों ने मजबूत होकर एक लौह संकल्प का रूप धारण कर लिया। वह उसी पल वहां से एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, उसे साथ ले जाकर अपना घर दिखाया। अब इस घर की कीमत 1.5 करोड़ के करीब थी। एक हफ्ते में सुधीर ने घर बेच दिया और पास ही किराए का एक मकान लेकर उसमें सारा सामान रखवा दिया। उस घर का 1 साल का किराया 60,000 पेशगी दे दिया। उसके बाद दुकान के पुराने नौकर को एक बंद लिफाफा पकड़ा दिया, जिसमें घर की चाबी, किराए की रसीद, 5 लाख रुपए का चेक और एक पत्र था। बड़े बेटे अजीत को भी 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनवाकर रजिस्ट्री भेज दी। स्वयं वह किसी को बताए बिना अनजानी मंजिल की ओर चल पड़ा। शिमला से वापस आकर अपने घर के बाहर किसी और के नाम की नेम प्लेट देकर एक बारगी सुजीत व बहू घबरा गए। घंटी बजाने पर सामने नए चेहरे थे। वे बोले, यह मकान हमने खरीदा है। यह सुनते ही सुजीत बदहवास सा दुकान की ओर दौड़ा। वहां नौकर ने उसके हाथ में वही लिफाफा पकड़ा दिया। उसमें रखे पत्र को वह पढ़ने लगा। प्रिय कहलाने योग्य तुम में से कोई भी नहीं है, सो सुनो। मैं अपनी बची हुई जिंदगी अपने पैसों से आराम से अपनी तरह से गुजारूंगा। मुझे ढूंढने का यत्न ना करना। तुम लोग करोगे भी नहीं, मैं जानता हूँ। मैंने मकान अपने नाम रखकर बहुत अकल का काम किया था। तुम भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सोच लेना, क्योंकि इतिहास स्वयं को दोहराता है। धन्यवाद। तुम लोगों ने ही मुझे स्वार्थ का पाठ पढ़ाया है। तुम्हारा पिता सुधीर। सुजीत धम्म से वहीं बैठ गया। उसकी आंखों की कोरों से आंसू लुढ़क कर धरती पर गिर रहे थे। उसकी करनी का फल उसके सामने था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।